Hello student, today we are discussing about the type of polymer and we categorize the polymer on the basis of their decomposition in nature. That means we categorize the polymer that either the polymer get decomposed by the microbial activity or it not decomposed by the microbial activity. क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि जो पॉलीमर है वो ह्यूमन बींग्स द्वारा डेवलप वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है. सो इसकी प्रॉपर्टी में भी हमने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बदलाव किया है. तो सबसे बड़ा बदलाव हम लोगों ने क्या किया है कि जो नेचुरल पॉलीमर थे जैसे कि रबड़ था, कॉटन था, वो आसानी से माइक्रोबियल एक्टिविटी के प्रभाव में आता था. तो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने जो सिंथेटिक पॉलीमर बनाया तो उसे ऐसा बनाया कि वो उसका लाइफ बहुत ज़्यादा हो, यानी वो डिकम्पोज आसानी से ना हो, वो माइक्रोबियल एक्टिविटी के प्रभाव में ना है. लेकिन जब हमने ये किया तो इस बेनिफिट के साथ साथ एक प्रॉब्लम भी क्रिएट होने लगा कि ये जो पॉलीमर जो बन रहे थे ये पॉलीमर आसानी से माइक्रोब द्वारा या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके द्वारा डिकम्पोज नहीं हो रहे थे. जब ये डिकम्पोज नहीं हो रहे थे तो इन्वायरमेंट में ये एक्यूमुलेट होने लगे. जब एक्यूमुलेट होने लगे तो धीरे धीरे इनका एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया. जब ये ज़्यादा बढ़ गया तो ये हमारे केस में आ गए फूड चेन में आ गए, हमारे बायोजियो केमिकल साइकिल में आ गए. और इससे क्या हुआ कि फिर इससे हमारी स्पीसीज, डिफरेंट स्पीसीज को काफ़ी नुकसान पहुँचने लगा. तो अब क्या हुआ, तो आज की डेट में अब हम इस पर बैन कर रहे हैं, हम इसके उपयोग को रोक रहे हैं और कहीं ना कहीं हम लोग ऐसे पॉलीमर को का यूटिलाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं जो आसानी से डिकम्पोज हो जाए, जिसकी प्रॉपर्टी नेचुरल पॉलीमर से हो, है ना. तो आज हम लोग सबसे पहले कैटेगराइज करेंगे टाइप ऑफ पॉलीमर ऑन द basis of their decomposition in nature. यानी नेचर में इसके डिकम्पोजिशन के आधार पे हम इसे डिस्कवर मतलब इसको कैटेगराइज कर रहे हैं. तो दो प्रकार के हो रहे हैं. पहला हो रहा है बायो डिग्रेडेबल पॉलीमर और दूसरा वाला है नॉन बायो डिग्रेडेबल पॉलीमर. अब देखिए, अब दोनों को हम बारी बारी करके पढ़ेंगे. पहले हम पढ़ेंगे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर. बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का मतलब क्या होगा कि द टाइप ऑफ पॉलीमर the type of polymers which get easily decomposition by microorganism in nature. जो नेचर में आसानी से माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा डिकम्पोज किए जा सकते हैं. That means such polymers easily break down into their component to return back into nature.
माने ये आसानी से टूट जाते हैं और वापस नेचर में विलीन हो जाते हैं, यानी मिक्स हो जाते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है? इसके लिए आप ये देखिए कि these are generally polyester, aliphatic polyester and aliphatic polyamide. और एलिफैटिक पॉलीएमाइड। अब जरा समझिएगा मेरी बात को। पॉलीएमाइड का क्या मतलब हुआ? पॉलीएमाइड का मतलब हो गया कि जिसमें CONH बॉन्ड हो। एलिफैटिक का मतलब हो गया कि जिसमें कार्बन कार्बन का चेन सीक्वेंस हो, चेन हो, कोई रिंग ना हो, एरोमेटिक ना हो, मतलब इसमें कोई एरोमेटिक कंपाउंड ना हो। ये नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चेन होना चाहिए, यानी ओपन चेन। इसी को हम लोग एलिफैटिक बोलेंगे। तो अगर ऐसा होगा तो ये बायोडिग्रेडेबल होगा, आसानी से माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको डिकम्पोज कर देगा। अब जरा सा एक और बात देखते हैं, इसके एग्जांपल्स। जो आपके पास अगर मैं बायोडिग्रेडेबल इसका एग्जाम्पल देखें तो पहला है आपका PHBV, दूसरा है आपका नायलॉन 2 नायलॉन 6। इसके एग्जाम्पल क्या है? नायलॉन 2 नायलॉन 6 और PHBV। तीसरा है PLA पॉली लैक्टिक एसिड। चौथा है पॉलीग्लाइकोनिक एसिड और पांचवा है पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट। ये 5 है जो कॉमन एग्जाम्पल है। एनसीईआरटी में तो इन दोनों की चर्चा है, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा सबको ही ध्यान रखना होगा। अब ये देखिए, मैं सबसे पहले लेता हूं पहला PHBV पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वालरेट। ये है, एक नाम है इसका, फुल फॉर्म है। आइए इसका मोनोमर क्या होता है? देखिए 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, यानी और 3 पे हाइड्रोक्सी, और हाइड्रोजन भर लीजिए, और दूसरा होता है 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। ये होता है। अब ये क्या होगा? अब ये पे OH,
ये होगा। अब इन दोनों का पॉलीमराइजेशन कर दीजिए, आपको ये वाला मिल जाएगा। कैसे होता है वो देखते हैं। देखिए COOH CH2 प्लस यहां पे भी ये देखिए, अगर मैं एन मोल ये भी ले लूं और एन मोल ये भी ले लूं, जैसे ही आप इसका रिएक्शन करेंगे तो पॉलीमराइजेशन में क्या होगा, ये N-1 H2 बाहर निकल जाएगा, इसका OH और इसका H, ये आपका बाहर निकल जाएगा। इसी प्रकार ये भी बाहर निकल जाएगा, इसी प्रकार ये भी बाहर निकल जाएगा, है ना। और जैसे ही ये बाहर निकल जाएंगे तो बचेगा CH3 CH2 COO CH CH2 CH3 CH2 CO, क्या है, यही है ये PHPV। अगला हम लेते हैं, ये पॉलिएस्टर है। देखिए एलिफैटिक, कार्बन की पूरी लंबी चेन है, कोई रिंग कंपाउंड नहीं है, कोई एरोमेटिक इसमें नहीं होना चाहिए, एलिफैटिक होना चाहिए, यानी कार्बन की चेन होनी चाहिए बस। अब ये देखिए, ये जो है एलिफैटिक पॉलीएस्टर। मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं आपको, नायलॉन, टू नायलॉन 6, क्या नायलॉन 2 नायलॉन 6। अब ये देखिए, इसकी मोनोमर देखिए, ग्लाइसिन NH2 CH2 COOH, और एक होगा एमिनो कैप्रोइक एसिड। अब ये क्या होगा भाई, COH CH2 का 5 और NH2। अब ये देखिए कितना है, 2 है, 1 2 कार्बन कितना है, 6, 5 और 1 6। अब इन दोनों को मिला लीजिए। अब ग्लाइसिन प्लस अब ये देखिए, जैसे ही ये पॉलीमराइज होगा, इससे H2O बाहर निकल जाएगा, और ये देखिए, ये यहां से ये बाहर, ये वाला इधर से बाहर, ये इधर से बाहर, क्या बच जाएगा, NH CH2 CONH, और ये CH2 की 5 CO।
ये देखिए, यही है नायलॉन 2 नायलॉन 6, है ना। अगर मैं बाकी का देखूं, तीसरा एग्जाम्पल, तो वो और आसान है। देखिए जरा, वो क्या है भाई, तो वो है PLA, पॉली लैक्टिक एसिड। अब देखिए लैक्टिक एसिड क्या होता है, CH3 COOH और ये OH। अब ये N मोल लीजिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, मान लीजिए पॉलीमराइजेशन किया तो ये इधर से निकल जाएगा और इधर से ये निकल जाएगा, बनेगा क्या, O CH3 और CO, ये हो गया PLA। ये भी पॉलिएस्टर है। और अगर मान लीजिए कि चौथा देखिए PGA, ये देखिए लैक्टिक एसिड था। अगर मैं पॉली ग्लाइकोलिक एसिड की बात करूं तो क्या हो जाएगा, CH2COOH और ये OH, इसको ले लीजिए, ये ग्लाइकोलिक एसिड है। तो बस क्या होगा अभी बता दो, ये इधर से निकल जाएगा, ये इधर से निकल जाएगा और स्थिति क्या बनेगी, OCH2CO, ये PG है। और ऐसे ही आपका लास्ट है पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटरेट, माने COOH CH2 CH CH3 और ये OH, माने 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट या ब्यूटेनोइक एसिड। जब इसको पॉलीमराइजेशन करेंगे NH2O निकलेगा, और फिर क्या होगा, O CH3 CH2 ये आपका है PHB बैलेंस। इस चीज को समझिए। तो ये जितने भी 5 प्रकार के आपके पास एग्जाम्पल हमने दिए बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के, अब आप देखिए इनकी प्रॉपर्टीज। अगर मैं इनकी प्रॉपर्टीज को देखूं तो पहली बात तो ये है कि नॉन टॉक्सिक होते हैं, दिस आर नॉन टॉक्सिक। प्रॉपर्टीज देखिए, नॉन टॉक्सिक होते हैं, हाईली फ्लेक्सिबल, इको फ्रेंडली होते हैं, एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ये इसकी प्रॉपर्टीज है। और इसकी वजह से इसका जो यूटिलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, सबसे ज़्यादा यूज होता है मेडिकल गुड्स के लिए।
आपका जो इसका इस्तेमाल होता है बोन रिलेटेड डिवाइसेस में, जो हड्डियों से जुड़ी हुई डिवाइस होती है ना, उन सब में बोन रिलेटेड डिवाइस, इसमें इसका इस्तेमाल होता है। ऑर्थोपैडिक डिवाइसेस में इसका इस्तेमाल होता है। इसको हम ऑर्थोपैडिक डिवाइस में कहेंगे, ऑर्थोपैडिक डिवाइस। अच्छा, हाइजीन को लेके जितने भी खाना जो हम पैक्ड जंक फूड खाते हैं सब में इसका इस्तेमाल होता है। तो यानी इन और पैकिंग ऑफ फूड पैकिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये और भी बहुत सारी यूटिलाइज, लेकिन सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल आप समझ जाइए मेडिसिनल यूज है। सर्जरी डिवाइसेस में इसका इस्तेमाल होता है, सर्जिकल डिवाइसेस में इसका इस्तेमाल होता है। ये तो हो गया बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के बारे में। अगर हम नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर की बात करें तो नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर तो जनरली जितने भी पॉलीमर हम लोगों ने बनाए हैं, यानी मैन मेड पॉलीमर है, ज़्यादातर तो नॉन बायोडिग्रेडेबल ही है। यानी non-biodegradable polymer. Those polymer which are not decomposed by microorganism. Those polymers which are not decomposed by microorganism are called non-biodegradable अच्छा, ये ऐसा होता क्यों? दे कंटेन इंटर एटॉमिक लेवल बॉन्ड। मॉलिक्यूलर लेवल बॉन्ड नहीं रखते हैं, ये इंटर एटॉमिक लेवल बॉन्ड। It contain these polymer contain interatomic bond। अब देखिए, एटॉमिक बॉन्ड का मतलब हो गया आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, ऐसा बॉन्ड ये कंटेन करता है। तीसरी बात, इट कंटेन लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन। इट कंटेन लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? टफ होते हैं, हार्ड होते हैं, विच मेक इट, these are tough and hard। इसी वजह से बायोडिग्रेडेबल होते नहीं है। जैसे इनके बहुत सारे एग्जाम्पल है, कोई भी पॉलीमर आप ले सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप लेते हैं तो पॉलीथीन, पीवीसी, पीटीएफई एटसेट्रा, कोई भी पॉलीमर। एक और कैटेगरी हम लोग बताएंगे पॉलीमर में, on the basis of their solid nature, मतलब क्रिस्टलाइजेशन के आधार पर। जैसे अब पॉलीमर की कैटेगरी जो है, अगर हम उनके ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट के आधार पर बांटे, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर
on the basis of order of arrangement of their monomeric unit. अगर मोनोमरिक यूनिट के आधार पे अगर हम उनको बांटते हैं तो हम देखेंगे कि दो प्रकार के पॉलीमर होंगे। एक पॉलीमर की कैटेगरी को हम लोग क्रिस्टलाइन पॉलीमर कहेंगे और दूसरे को कहेंगे नॉन क्रिस्टलाइन या एमॉर्फस पॉलीमर। अभी देखिए, अब क्रिस्टलाइन का तो क्लियर बात है। दीज पॉलीमर हैव फिक्स्ड एंड रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ देयर मोनोमरिक यूनिट, यानी दीज पॉलीमर contain fixed and a repeated pattern of arrangement. ये फिक्स्ड एंड रिपीटेड पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ये कंटेन करता है। और ये क्या है? इट डू नॉट कंटेन या इट डज नॉट fixed and repeated pattern of arrangement. अब ये देखिए, अब इसकी वजह से क्या होगा कि इट्स सो क्रिस्टलाइन नेचर। ये पॉलीमर कैसा नेचर शो करेगा? क्रिस्टलाइन नेचर। दीज पॉलीमर्स so crystalline nature, लेकिन ये इट्स एमॉर्फस नेचर। अब ये बताने की जरूरत है क्या कि एमॉर्फस नेचर में क्या क्या है? सारी प्रॉपर्टी एमॉर्फस सॉलिड की। इसके एग्जांपल है जैसे रबर, रबर हो गया आपका, SBR हो गया, गुना N, गुना S, है कि नहीं, एटसेट्रा। और इसमें क्या हुआ? इसका एग्जांपल हो गया आपका फाइबर, आपका बैकेलाइट और मेलामाइन, फॉर्मेल्डिहाइड, एटसेट्रा, बहुत प्रकार के होंगे। तो ये जो चीजें आपके पास मैं पुटअप किया, टाइप ऑफ पॉलीमर की दो तरह से आज कैटेगरी हमने तय की। एक उसके डिकम्पोजिशन के आधार पर और एक उनके अरेंजमेंट के आधार पर। अरेंजमेंट के आधार पर क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस, और डिकम्पोजिशन के आधार पर बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो ये इसके जो एग्जाम्पल हैं उनको आपको ज़्यादा ध्यान रखना होगा, बार बार इसको रिवाइज करते रहे। थैंक यू बेटा, बेस्ट ऑफ लक।